एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, यानी प्रैक्टिस सेट दूसरा हम लोग कराने वाले हैं। हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे दोस्तों फिजिक्स के। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे और लगभग काफी हद तक 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट्स होती हैं, उसके अलावा हमारी जो टीम है वो हर एग्जाम का एनालिसिस भी करती है। तो जुड़े रहिए। और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके अलावा जिस जिस एग्जाम में आपकी साइंस पूछी जाती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हुए हैं। सभी टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैक संख्या का संबंध वायुयान के वेग से है। किससे भैया? वायुयान के वेग से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। क्या है भैया? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कहता है प्रतिध्वनि मूल के उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। ये ऑप्शन ए आपका राइट हो गया था। कह रहा प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? भाई 17 मीटर होना चाहिए। यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी हम लोग दोस्तों आज काफी क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए और जो भी नए जुड़े हो तो अपना शेयर करते रहे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। कह रहा चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि? भाई चमगादड़ अंधकार में इस वजह से उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व यानी तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व कैसा होगा? तो उसका जो तारत्व होगा दोस्तों कम होगा। क्या होगा भैया? कम होगा उसका तारत्व। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आलपिन ऊर्ध्वाधर एक सीध में नहीं लटक पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास इसका है कि पिनों के शीर्ष ठीक प्रकार से गोल नहीं बने होते हैं, पिनों के शीर्ष गोलाकार होते हैं। आपका सी राइट हो जाएगा कि समान ध्रुव पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। समान ध्रुव पर एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है सिर के सूखे बालों से कड़ी रबड़ के कंधे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है छोटे छोटे विद्युत स्फुरन। ठीक है, क्या है इसका? छोटे छोटे विद्युत स्फुरन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 108 क्वेश्चन है। कहता है विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टता के अपचयन, वोल्टता के उच्चयन, विद्युत आवेश के संग्रहण के हेतु। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों आपका, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करने में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? तो निम्न में से अर्धचालक कौन है? तो आपका सिलिकॉन जो है दोस्तों वो आपका अर्धचालक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो कार्बन माइक्रोफोन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि निम्न में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? तो दोस्तों आपका टेलीफोन रिसीवर। कौन करता है भैया? टेलीफोन रिसीवर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये आपकी विद्युत मोटर है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर आ जाए आपका कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो ये आपका डायनमो करता है। कौन करता है? डायनमो करता है। ठीक है, आगे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए उससे रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड एक प्रश्न और आ गया कि विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के समान हो जाने पर उसमें प्रवाहित धारा प्रारंभन धारा कैसी होगी या कितनी होगी? तो किससे होगी? उससे कम होगी। ठीक है, इससे कम होगी। अगला प्रश्न है लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन। तो लाउड स्पीकर क्या करता है भैया? विद्युत से यांत्रिक, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में होता है। यानी विद्युत से यांत्रिक में करेगा, फिर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये बदल देता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से है। कहता है कि माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन किससे होता है? तो ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। यानी ध्वनि से पहले यांत्रिक होगा, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को, अभी मैंने ये बताया आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है भैया? तो डायनमो आपका करता है। ठीक है, डायनमो आपका करता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर द्वारा। तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है? तो एसी वोल्टता का उच्चयन यानी अपचयन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति। ठीक है, कहता है हमारे घरों में विद्युत जो आपूर्ति 220 एसी होती है, तो 220 का जो मान है आपूर्ति की क्या होगी? तो ये प्रभावी वोल्टता को दर्शाता है। यानी जो हमारे घरों में वी का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न कहता है कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि डीसी की अपेक्षा एसी से क्या फायदे हैं?
तो यही फायदा है कि यह कम ऊर्जा आने के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। यह कम ऊर्जा आने के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। तो भैया इसका कार्य क्या है, अतिभार यानी ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है, यानी परिपथ को क्या कर देना है, भंग कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या किया जाता है, गर्म पॉजिटिव तार में लगाया जाता है, यानी गर्म तार में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्यूज के बार बार फूंक जाने पर इसे क्या करना चाहिए। तो इसे दोस्तों बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्यूज के तार का जो पदार्थ होता है तो ये उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा इसका जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए, ताकि जब लाइट हमारी तेज आएगी तो ये गलनांक वहां से टूट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, यानी ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वायरिंग आपकी खराब हो सकती है। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे उसमें क्या ना हो, लघु पतन ना हो, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं, कहता है विद्युत बल्ब का तंतु तब होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार में क्या होते हैं, में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाहित होती है, का प्रतिरोध बहुत कम होता है, का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, का श्याम लौ का बना होता है। जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर इसका कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लैंप का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। आइए इस कुछ और भी पॉइंट है इसमें से, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। नाम ही है जैसे इसका प्रतिरोध। दोस्तों देखिए, रोध मतलब रुकावट डालना, किसमें, विद्युत धारा में। ठीक है, इसका जो मात्रक है ओम होता है या फिर साइमन होता है। सबसे अधिक चालकता किसमें होती है भैया, चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है। साधारण फ्लोरेसेंट प्रतिदीप्त में ट्यूब में क्या क्या होता है भैया, तो निम्न दाब पर पारावाष्प भरी होती है, यानी लो प्रेशर पर पारावाष्प भरी रहती है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, देखिए उसमें और भी कह रहा है कि इसमें जो नेबुला होता है, ठीक है, नेबुला यानी निहर के आकाश में चमकीले धब्बों के गुच्छे तथा गैसों के बादल होते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। तो किसका होता है भैया, विद्युत का। किसका, विद्युत का। अगला प्रश्न है, कहता है कि परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है। तो वही 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर की बात होगी तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कह रहा है एक धात्विक लक्ष्य टारगेट पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरणों का डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, आइए इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है कि एक्स किरणों का जो एक्स रेज का तरंग दैर्ध्य 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, तो ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है दो प्रोटॉनों यानी धन आवेशित कणों के मध्य बल कैसा लगेगा। इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, इसमें मध्य अंतराल के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में कितने होते हैं भाई। तो इसमें न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बल संख्या कितनी होती है, 235 होती है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया भैया। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन की परिघटना क्या बताती है। तो ये विघटन नाभिका कहलाती है, रेडियो एक्टिविटा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं। तो ये दोस्तों आपकी गामा किरणें। कौन सी हैं भैया, गामा किरणें। अगला प्रश्न कहता है यूरेनियम के दो समस्थानिक 92 यूरेनियम 235 एवं 92 यूरेनियम 238 में किसकी संख्या समान होती है। तो भैया इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु होता है। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण हेतु इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे लगभग 138 क्वेश्चन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है कि समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। तो यूरेनियम 235 में ये समृद्ध किया जाता है। ठीक है,
उसके अलावा हमारा अगला प्रश्न कहता है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? तो ये द्वितीयक न्यूट्रॉनों को क्या कर देता है भैया? धीमा कर देता है, यानी जो दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं उनको धीमा कर देता है। अगला प्रश्न कहता है प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कहते हैं परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का क्या कारण है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया कैसी होती है? हाइड्रोजन का संलयन है। सूर्य में ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी कभी कभी दोस्तों पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है? तो भैया आइंस्टीन की खोज इक्वल एमसी स्क्वायर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं सापेक्ष सिद्धांत की इन्होंने क्या करी थी? खोज करी। खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। आइए इसके कुछ पॉइंट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल मील यानी 1.852 किलोमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में आपको पता ही है कि 1000 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम है। ठीक है, जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका क्या नाम है? तो ये आकाश गंगा यानी मिल्की वे इसका नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने वर्ष का समय लगेगा या कितना समय लगेगा? तो 4.2 वर्ष इसको समय लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? तो सौर मंडल में नेबुले नहीं है यानी न्यारकाएं नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हमारे सौर मंडल में है। अगला प्रश्न कहता है कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? तो ये आपका बुध एवं शुक्र उनकी क्या करते हैं? परिक्रमा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हमें सदैव चंद्रमा के एक ही पौष दिखाई देने का क्या कारण है? भैया कारण ये है कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा अवधि के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, पृथ्वी की चारों ओर की जो वो होती है उसमें बराबर होती है। आइए अगला प्रश्न हमारा देखते थे। लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन हमारा कहता है रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे क्या होता है भैया? जिससे रेल पटरियों के नीचे बिछाए जाते हैं जिससे रेल के कारण उत्पन्न दाब को घटा सके, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कहता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से क्या किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है कोई बच्चा एक गेंद के ऊपर चलता है और उसके बाद उस वापस गेंद 4 सेकंड बाद लौट आती है। इनमें से कौन सा ग्राफ वेग समय ग्राफ के अनुरूप को व्यक्त करता है? तो आपके पास ये 4 तरह के ऑप्शन देख रखे हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है। कहते हैं कि और गेंद उसके पास क्या हो जाता है भैया? वापिस। ठीक है, वापस 4 सेकंड पश्चात लौट आती है। यह ग्राफ गेंद के वेग समय अनुरूप को क्या करता है भैया? व्यक्त कर रहा है। ठीक है, कि जाती है और 4 सेकंड बाद वापस आपकी लौट आती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित धातुएं जो हैं, अब कौन कौन सी धातुएं हैं भैया? तो धातुएं हमारे पास हैं कि पहला है प्लेटिनम, स्वर्ण मानी सोना, तांबा, सीसा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इनके घनत्व के बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा घनत्व होता है सीसा का, फिर तांबा का, फिर सोना का, फिर प्लेटिनम का आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि क्या होता है? जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा के लंबवत गमन करता हो, यानी उसके क्या होना चाहिए? लंबवत उसको गमन करना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार करिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले आपका एक्स किरणें आएंगी, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव, फिर आपकी आती है रेडियो वेव तरंगें। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं। अब देखिए इसमें से किसकी तरंग दैर्ध्य कैसे कैसे पता कर सकते हैं। तो एक्स किरणों की 10⁻10 मीटर, पराबैंगनी तरंग की 10⁻7 मीटर, सूक्ष्म तरंगों की 1 मीटर और रेडियो तरंगों की 10⁴ मीटर। तो इनके बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हुए हैं दोस्तों ये। आइए अगला प्रश्न कहता है 157 क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ दिए गए चित्र में एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है। ठीक है, वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है। बिंदु बी कार में ब्रेक लगाया जाता है, कार की उड़काम आने की दूरी क्या होगी? तो भैया इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स इनके वो भी देख लेते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में।
ठीक है, अब हमने लगभग 157 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं 158 क्वेश्चन में। कहता है यदि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट से समान दूरी पर अवस्थित हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई? तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हुए हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। कहता है दोनों कण दाईं ओर समान त्वरण से गतिमान होंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन दाईं ओर बहुत कम त्वरण से गति करेंगे, नहीं। प्रोटॉन प्लेट की ओर बहुत कम त्वरण से चलेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना प्रतिशत चलेंगे, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका भैया यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, किसका? ग्रेफाइट का ज्यादातर यूज होता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऑटो वाहनों में द्रव चालित यानी हाइड्रोक्लिक ब्रेक, इनका जो सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पास्कल के सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, ये इनके हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड एक प्रश्न है हमारे पास। तो कहता है हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा सदैव क्या होता रहता है? तो हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होगा। यानी अगर वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा तो ये नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर होगा, इसका प्रेशर कम होगा, तो भाई हो सकता है कि उड़ जाए। बैरोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो भैया बैरोमीटर का जो यूज है वो किसमें? वायुमंडलीय दाब मापन हेतु किया जाता है। उसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कि आज बारिश होगी, धूप निकलेगी, ऐसे करके इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए लगभग हमने काफी क्वेश्चन कवर कर लिए। 163 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब 163 क्वेश्चन हमारा कहता है कि आकाश में कलाबाजी छलांग नामक साहसिक खेल के लिए निम्नलिखित ग्राफ चित्रों में से कौन सा ग्राफ अपने पैराशूट खेलने के पूर्व की बात को व्यक्त करता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा 164 कहता है एक्स किरणें वास्तव में कैसी होती हैं? तो एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। कैसे पता चला भाई? मैंने अभी कराया था इस तरह का क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन था पारदर्शी यानी पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिभाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन, और थर्ड हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन व अपवर्तन। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आइए उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। परावर्तन एवं अपवर्तन क्या है भैया? तो यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो उससे प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है। वह अवरोध के नियम किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, प्रकाश के इस प्रकार अवरोध के किनारों पर थोड़ा सा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट की आंतरिक परीक्षा है तो प्रयुक्त अंतर्दर्शी इंडोस्कोप प्रकाश के क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है भैया? निर्भर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ 100 के तापमान पर अतिचालक के रूप में काम में लाया जाता है? तो इसका होगा आपका सिरेमिक, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? तो इनमें से कौन सा भैया अर्धचालक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका अर्धचालक है। एक सिलिकॉन है आपका और दूसरा जर्मेनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे क्या हो जाए? जंतु का वाष्पन ना हो पाए, जंतु का वाष्पन ना हो पाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी को डीसी की परिवर्तन करने की युक्ति क्या होती है? एसी को डीसी में, तो इसको बोलते हैं दृष्टिकारी यानी रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर इसको बोला जाता है। ये क्या करता है भैया? एसी को डीसी में बदल देता है। अगला प्रश्न है कहता है क्रांति वृत्त एडिस्प्टिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका किया था वर्ष भर के दौरान। इसका इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। ठीक है, आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है एक अंडा नल के जल में डूब जाता है, एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है, ऐसा क्यों? तो भैया अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व अधिक होता है। अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग 173 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कहता है कि ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं ताला यानी पुतली। ठीक है, पुतली यानी तारा। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरों की संख्या, फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा लेंस के फोकस दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। द्वारक के व्यास और उसके अनुपात को दर्शाती है। प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत सेल होता क्या भैया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो प्रकाश विद्युत सेल करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी B2 दोनों एक ही ऊंचाई छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया कि क्या देखा गया? कौन सी भैया वाली नीचे जल्दी पहुंच जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, B1 और B2 दोनों एक साथ भूमि पर पहुंचती हैं। तो B1 और B2 दोनों एक साथ ही भूमि पर। न्यूटन के गति के नियम, तृतीय नियम में कार्य व प्रतिकारी बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष में निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग क्या होता है भैया? उसका वेग, तो उसका वेग हो जाता है आपका कम, कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैपिटल आर व स्मॉल डी को प्रयुक्त करके हो सकती है। कैपिटल आर व स्मॉल डी को प्रयुक्त करके हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते। कहता है सूची फर्स्ट यूनिट को सूची सेकंड को आपस में मिलाना है। तो ये तो मिला लोगे भाई। तो केपलर ने किसका नियम दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था। गैलीलियो, न्यूटन, तो यानी सभी आपके नियम से रिलेटेड है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा था भैया? ऑप्शन डी यहाँ पर आए। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी मान लो यही है आपका। तो ऑप्शन डी सबसे पहले आपका आ जाएगा कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत आएगा। लोगों ने दोस्तों 180 से भी ज्यादा क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है अभी तक। आइए अगला प्रश्न कहता है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है? ग्रहों के कक्षा की, ठीक है, ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है? तो ये दीर्घवृत्तीय होती। कैसी होती? दीर्घवृत्तीय होती। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ाता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की कितनी आवश्यकता होगी? ठीक है, तो कितनी होगी भैया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 500 मीटर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक दो मोटरगाड़ी ए व बी के बीच की दूरी समय ग्राफ को पता चलता है। क्या पता चलता है भैया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी दूरी तक एक या अपेक्षा सी अधिक वेग से चली है। ठीक है, सी अधिक वेग से चली। अगला प्रश्न है, जल के हिमीकरण होने पर क्या ताप पर इसका प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। घटता, बढ़ता, परिवर्तित रहता है और उसके अलावा घटता बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आप परिवर्तित रहता है। 185 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहते हैं आंख की पुतली। ठीक है, तो आंख की पुतली का काम क्या होता है भैया? तो आंख की पुतली में कम दूरी की पृष्ठ विजन के लिए स्वतः समायोजित होने आना। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों सीधे हो जाएगा आपका प्रकाश की चाल तीव्रता तदनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है। हमारे लगभग 10 क्वेश्चन और बचते हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने में। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है भैया? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग तो सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है जो ऑप्शन में थे। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गहरे जल में डूबी वस्तुओं को खोज तथा उनकी पहचान ज्ञात करने में किया जाता है। यकृत, लीवर, अग्न्याशय, वृक्क जैसे मानव अंगों के असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकन हेतु किया जाता है। ठीक है, ये इसके चित्रांकन के हेतु किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमारा ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे होता है? उसके ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारत्व से होता है। निम्नलिखित तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके गलनांक यानी पिच से है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक आता अतः ध्वनि पतली होती है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम अतः ध्वनि मोटी होती है। ठीक है, तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि जो तारत्व अधिक होता है, जिसके अलावा स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। वो तो बात सही है, आपकी स्त्रियों की जो ध्वनि है वो पतली होती है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथों में फ्यूजों को अपेक्षा लघु परपथ भंजक, ठीक है, भंजक को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ओवरलोड को दूर करने के बाद एक जैसे कि आपका MCB यानी पुनः सेट किया जाता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, MCB को होता है मीडिएटर सर्किट ब्रेकर। तो ये MCB लगा दिया जाएगा, तो यहाँ से जैसे लाइट वगैरह आपका वोल्टेज वगैरह तेज होगा या फिर स्लो होगा, यहाँ से कट कर देता है।
फिर आपको आके स्टार्ट करना पड़ेगा जब आपका वोल्टेज अच्छा हो जाए या फिर आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आपके खत्म हो जाए। कहता है 194 कहता है यूरेनियम 235 विखंडन तब होता है जब मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण होता है तब। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम को क्या है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित की रेडियो सिग्नलों आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति FW से संबंध निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए विकल्पों से उत्तर को जांचिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा FM रेडियो तरंगे वायुमंडल की प्राथमिक से क्या है, प्राथमिक से दोस्तों ये जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा FM रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती हैं। FM प्रेषण दर्श रेखा आधार पर संपन्न होती हैं। AM रेडियो तरंगों की तुलना में FM रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 197 हो गए हमारे, और इसका जो दोस्तों अगर आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 व 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है 1998 से रिलेटेड कह रहा है कि किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की जाए। ठीक है, किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 199 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि धागे के एक सिरे से बंधे एक पत्थर के टुकड़ों को दोनों सिरे से हाथ पकड़ कर घुमाते हैं, वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े दोनों को दोगुना कर देने पर धागे की तनाव पहले ही अपेक्षा क्या रहेगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे के हाथ में जोड़कर पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है, जिससे अगर आगे की लंबाई व चौड़ाई टुकड़े के दोनों वेग को दोगुना करने पर, ठीक है, दोगुना करने पर का धागे का तनाव पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि टीवी के दृश्य पटल पर संविवरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। किससे, लाल हरे व नीले वर्ण द्वारा बनते हैं। ठीक है, इनको हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं, लाल हरा व नीला, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। 200 क्वेश्चन दोस्तों लगभग इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं लगभग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए। जय हिंद और जय भारत।